नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मानहानि और संसद सदस्यों के अयोग्यता के बारे में। तो किस तरह से सांसदों की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो होती है, किस तरह से इनको अयोग्य ठहराया जाता है, मानहानि क्या चीज़ है, ये चीज़, इसके बारे में हम विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। और क्यों पढ़ रहे हैं हम इस टॉपिक को, क्योंकि आप अभी समझ ही रहे हैं कि ये टॉपिक है जो वो बहुत सुर्खियाँ बटोरे है, क्योंकि हमारे कांग्रेस के वायनाड से जो MP हैं राहुल गांधी जी, उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया है। और क्या था पूरा प्रकरण, क्यों हुआ और क्या है हमारे काम की जानकारी, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, जो कि हमारे लाइफ फाउंडेशन बैच 3 से रिलेटेड है। जो भी विद्यार्थी UPSC की तैयारी हिंदी में करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा जो लाइफ फाउंडेशन बैच 3 है, जो उसकी घोषणा 3 अप्रैल से हो गई है। 3 अप्रैल से ये बैच शुरू होने वाला है शाम के 6 बजे। अगर मैं इसकी फ़ीस की बात करूं तो फ़ीस इसकी 30,500 है, लेकिन अगर आप मेरा कोड OMLIVE यूज़ करते हैं तो ये फ़ीस घटकर 18,999 हो जाती है। जल्द से जल्द इसमें अपना एडमिशन लें और अपनी जो तैयारी है उसको संपूर्ण रूप से विकसित करें। चलिए, तो अगर मैं खबर की बात करूं कि भाई खबर है क्या, तो आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो ख़त्म हो चुकी है, निलंबित हो चुकी है। और मानहानि का जो मामला है उसके तहत उनको 2 साल की सज़ा हुई है। ठीक है, और ये क्यों हुआ, तो मोदी सरनेम को लेकर के उन्होंने एक टिप्पणी की थी। क्या हुआ था, प्रकरण क्या था, इस पर जानते हैं। देखिए, वो एक जो आपका कर्नाटक में वो एक भाषण दे रहे थे, 2019 के इलेक्शन की बात है। और उस दौरान वो जब एक भाषण दे रहे थे और उस भाषण में उन्होंने एक टिप्पणी मोदी सरनेम को लेकर के कही थी, जिसमें उन्होंने नीरव मोदी को डायरेक्ट हिट किया था, क्योंकि आपको पता है कि वो हमारे देश का एक बहुत बड़ा धन लेकर के फरार हैं। तो नीरव मोदी को लेकर के उन्होंने कहा, और साथ में कुछ ऐसी टिप्पणी करी जिसमें उन्होंने कहा कि और नाम भी अगर ढूंढेंगे तो मोदी सरनेम के बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि चोर हैं। तो अब आपको यहाँ पर जो पॉइंट आउट करने वाली बात है वो ये है कि ये एक विशेष कम्युनिटी के लिए, ठीक है, कम्युनिटी के अगेंस्ट बोला गया स्टेटमेंट है। तो क्या हुआ भाई, जब ये स्टेटमेंट आया तो उसके बाद एक सूरत से एक MLA हैं पूर्णेश मोदी, उन्होंने पूरी कम्युनिटी पर ये टिप्पणी मानते हुए उन पर मानहानि का दावा किया। और जब उन्होंने मानहानि का दावा किया तो उसके बाद जो सूरत की जो बेंच है उसने एक निर्णय दिया, जो कि निर्णय अभी हाल ही में आया है, और उस निर्णय में उनको 2 साल की सज़ा सुना दी गई। ठीक है, तो ये है पूरा मामला, मुद्दा। अब उसके बाद उनकी डिस्क्वालिफिकेशन गई। तो क्या था, क्या हुआ, कैसे डिस्क्वालिफिकेशन चली गई, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, अगर मैं सबसे पहले मानहानि के बारे में बोलूं, डिफेमेशन के बारे में बोलूं, तो देखिए, डिफेमेशन जो शब्द है वो आपका डिफ मारे से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब होता है कि किसी के बारे में जानबूझ करके गलत अफवाह, या आप ये कह सकते हैं कि किसी की रेपुटेशन है जो उसको खराब करना। ये डिफेमेशन का जो सही मतलब है कि किसी की जो रेपुटेशन है उसको आप खराब कर रहे हैं जब, तो फिर ये केस है जो ये लगाया जा सकता है। ठीक है, इसमें दोनों तरह की मानहानि हो सकते हैं, एक सिविल और एक क्रिमिनल। ठीक है, जब मैं सिविल की बारे में बात कर रहा हूँ, सिविल मानहानि के बारे में बात करता हूँ, तो ये पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि इस पर फाइन के बारे में बात होती है, वित्तीय है पूरा मामला। इसमें एक जुर्माना तय किया जाता है। अगर कोई किसी को मतलब किसी ने अगर मानहानि लगाई है, सिविल वाले मामले में लगाया है, तो वो क्या करेंगे कि उसको फाइनली जब जजमेंट होगा तो उसके तहत उन पर जुर्माना लगा दिया जाएगा, जो कि कुछ पैसे से निर्धारित होगा। तो आप ये कह सकते हैं ये पूरा मामला फाइनेंशियल है इसमें। लेकिन जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल वाले में आपको जेल जाना पड़ेगा, मतलब सजा होती है। कह सकते हैं कि सजा का प्रावधान, सजा और जुर्माना, या दोनों, सजा और जुर्माना या दोनों। ठीक है, तो ये चीज़ है जो ये क्रिमिनल के डिफेमेशन में आती है। अब जो डिफेमेशन है वो किस तरह से हो सकता है, तो देखो, अगर ये एक सेक्शन है डिफेमेशन में, एक सेक्शन है 499, वो बताता है कि डिफेमेशन है जो वो आपका अगर कोई किसी को शब्द के माध्यम से, मतलब वर्ड्स के माध्यम से, कह करके, साइन के माध्यम से, या फिर किसी विजिबल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से कोई बेइज्जती करता है, किसी की रेपुटेशन डाउन करने की कोशिश करता है, तो वो ये आपका लगाया जा सकता है। वहीं जो सेक्शन 500 है, 500 यहाँ पर
2 साल की सजा विद और विदाउट फाइन दोनों के बारे में बात करता है। तो यहां पर दो, एक 499 सेक्शन धारा 499 और एक 500, ठीक है। तो ये आपको बताता है डिफेमेशन के बारे में कि वो आपका स्पोकन बोला हुआ हो सकता है, साइन के माध्यम से हो सकता है, या कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। और वहीं ये जो 500 है ये बताता है आपको कि इसमें 2 साल की सजा, 2 साल की सजा विद और विदाउट फाइन, ठीक है, फाइन के साथ या उसके बिना हो सकती है। तो ये है आपका मानहानि के बारे में। इसके बाद अगर मैं वही यही चीज जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की कि जो धारा 499 और 500 है जो उसमें क्रिमिनल के मामले में वो जिक्र करता है जिसमें कि 2 साल की सजा का प्रावधान है, ठीक है, 2 साल की सजा का। सिविल मानहानि में यही जो संहिताबद्ध कानून नहीं है और इसमें आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ये जो है वो इसमें एक फाइन लगाने का एक प्रावधान है इसके तहत, ठीक है। तो अगर मैं संसद सदस्यों की अयोग्यता के बारे में आऊं तो इसमें कुछ संवैधानिक आधार भी हैं। यहां पर आपको ध्यान देने की बात है, देखो 3 तरीके होते हैं। एक तो हो गया आपका संवैधानिक वाला जिसको हम अभी ये पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। इसके तहत 2 चीजें हैं, एक आपका अनुच्छेद 102 का फर्स्ट पार्ट और दूसरा आपका 191 का फर्स्ट पार्ट। ये बेसिकली किसके लिए है? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में है, ठीक है, एमपीज के लिए है जिनको अयोग्य घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास, ठीक है, राष्ट्रपति के पास होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है यहां पर। इसके अलावा दूसरा जो मामला होता है एमपी के अयोग्यता के बारे में वो होता है आपका दल बदल कानून वाला, ठीक है, दल बदल कानून। दल बदल कानून वाला मामला एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको बोलते हैं, जो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 52वें संविधान संशोधन से जो कि आया था और जिसके तहत अयोग्य घोषित करने की ताकत किसके पास होती है? ये होती है अध्यक्ष के पास, ठीक है, यानी कि स्पीकर के पास ये पावर होती है। हालांकि ये एक अलग मैटर भी है कि इनकी जो जब ये अयोग्य घोषित करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी जुडिशियल रिव्यू के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके ये हो गए। उसके बाद तीसरी चीज जो मेंशन है वो है आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में, ठीक है, आरपीए जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में भी ये चीज मेंशन है। और अगर मैं और प्रिसाइज होकर के बात करूं तो धारा 8 के तहत है, जो 8 के तहत ये चीज दी हुई है। और अगर मैं इसके भी और ज्यादा प्रिसाइज हो तो धारा 8 के 3रे पार्ट में ये चीज दी हुई है, ठीक है। अब क्या है ये सब, ये चीज जानते हैं। तो देखिए ये जो संवैधानिक आपका जो आधार है उसके तहत अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है। किस बेसिस पर? तो अगर आप बेसिस की बात करें तो एक होता है आपका लाभ का पद, ठीक है, लाभ का पद, जिसके तहत अगर कोई एमपी अब पावर में भी है, एमपी भी है और साथ में वो कोई लाभ का पद लेता है, तो हालांकि ये चीज लाभ का पद क्या है ये कहीं भी संविधान में डिफाइन नहीं है, ठीक है, लेकिन इन दोनों में इन शब्द लाभ के पद शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये चीज रही, आपको समझ में आई। इसके अलावा कोई दिवालिया घोषित हो जाता है, ठीक है, दिवालिया, या कोई अनसाउंड माइंड मतलब कोई पागलपन की समस्या है, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम अगर हो जाती है, ठीक है, तो उनको अयोग्य घोषित ठहराया जा सकता है। वहीं आपको पता है कि दल बदल कानून के तहत अगर कोई एमपी है किसी एक पार्टी से चुना है और वो बाद में चुनने के बाद अपना दल बदल लेता है, ठीक, तो उसको दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित ठहराया जा सकता है, जिसकी पावर किसके पास है? जिसकी पावर अध्यक्ष के पास है, ठीक है। और आरपीए एक्ट आपने समझ ही लिया जो कि धारा 8 के बारे में बात करता है विस्तार में। आरपीए, क्योंकि हमारा आज का जो मेन बेसिस है वो धारा 8 वाला आरपीए एक्ट 1951 वाला ही है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए लाभ का पद, जैसा कि मैंने कहा कि संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं है और ये आपका जो 102 का एक का जो सब क्लॉज ए है इसके तहत और 191 के सब क्लॉज ए में ये सिर्फ इन शब्द का उल्लेख है, ठीक है। वहीं दल बदल कानून के बारे में बताएं तो 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में प्रस्तुत हुआ था और ये आपका कहां पर है? 10वीं अनुसूची में
दिया गया है। ठीक है, तो ये अब आता है हमारा तीसरा जो मुख्य पार्ट है, वो है हमारा आरपीए एक्ट वाला, यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एक है धारा 8। क्या कहती है भाई धारा 8? धारा 8 बताती है कि अगर कोई रिश्वतखोरी के मामले में या चुनाव के दौरान अगर उसका भ्रष्ट आचरण है या अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो चुनाव को इधर से उधर कर रहा है, मतलब कुछ उसमें गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में ये धारा एक्टिव हो जाती है और फिर उसको अयोग्य दोषी ठहराया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर एक जो इसमें मैंने अभी आपको कहा कि मुख्यता अगर मैं बात करूं तो धारा 8(3) की बात यहां पर आएगी। ठीक, क्या है भाई 8(3)? इसमें यह चीज लिखी गई है कि अगर किसी को दोषी ठहराया गया, ठीक है, और उसको कम से कम 2 साल की सजा हो गई, दोषी और 2 साल की सजा हो गई, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, 2 साल की उसको सजा हो गई, तो क्या होगा, तो उसे सजा की तारीख से, ठीक है, सजा की तारीख से, सजा की तारीख से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक बात और है जो आपको ध्यान में रखनी है कि उसके बाद जब वो अपनी सजा करके वापस आएगा, उसके बाद भी वो 6 साल तक अयोग्य रहेगा। ठीक है, अगर हम इस मामले में कहें तो 2 साल की सजा और उसके बाद 6 साल और। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको इसमें 8(3) में याद रखने हैं। ठीक है, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। इसके अलावा यहां क्योंकि 8(3) की बात हो रही है तो आपको 8(4) के बारे में भी पता होना चाहिए, जो कि असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है। ठीक है, कब घोषित किया जा चुका है? लिली थॉमस केस 2013। ठीक, लिली थॉमस केस बनाम भारत संघ 2013। ठीक है, ये पेशे से लिली थॉमस एक वकील थी जिनकी हाल ही में मृत्यु भी हुई है और उनके इस केस में इसको असंवैधानिक घोषित किया। तो ऐसा क्या था इसमें कि असंवैधानिक घोषित कर दिया? ऐसा ये था कि आपने अभी जाना कि 8(3) में अगर किसी को 2 साल के लिए सजा होती है तो सजा की तारीख से, ठीक, सजा की तारीख से उसको अयोग्य घोषित ठहरा दिया जाएगा। ये चीज आपने यहां पढ़ी। अब 8(4) की अगर आप बात करते हैं तो 8(4) में लिखा था कि अगर कोई जिसको 8(3) के तहत दोषी ठहराया गया है वो अगर 90 दिन के भीतर अगर वो ऊंची अदालत में, ऊपर वाली जो अदालत है उसमें अप्लाई कर देता है, 3 महीने के अंदर अगर वो अप्लाई कर देता है तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, मामला आपने ये चीज समझी भी होगी, कई बार सुना भी होगा कि केस चलता रहता है और चुनाव लड़ते रहते हैं लोग, है ना, तो वो यही था। तो क्योंकि ये समस्या थी, ये आपको नहीं लग रहा सुनने में कि यहां जो चीज बोल रहे हैं उसी का कॉन्ट्ररी उल्टा यहां बोल रहे हैं, है ना, कि यहां बोल रहे हैं कि सजा की तारीख से और यहां एक साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर उसने अप्लाई कर दिया तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए लिली थॉमस का जो केस था, लिली थॉमस बनाम भारत संघ का जो केस था 2013 में, उसमें इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो अब ये नहीं है इसका पार्ट। इस मामले की अगर हम बात करें तो कोर्ट ने क्या बोला है, राहुल गांधी के मामले में 2 साल की सजा दी है उन्होंने और साथ में 1 महीने का टाइम दिया है। ठीक है, 1 महीने के अंदर वो अगर चाहें तो दूसरी अदालतों में, उच्च अदालत में, उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये है पूरा प्रकरण। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद एक और जो निकल के आ रही है बात, वो ये है कि जो क्वेश्चन अभी भी ठहरा हुआ है वो ये है कि देखिए, अगर जैसे उनकी डिस्क्वालीफाई वो हो गए हैं, तो ये बात तो सच है कि डिस्क्वालीफाई वो हो गए। इसके अलावा डिस्क्वालीफाई हो गए और इधर मान लीजिए कि वहां पर बाई इलेक्शन हो जाते हैं, जहां पर वो एमपी है वहां पर बाई इलेक्शन हो जाते हैं। अगर उन्होंने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसको खारिज कर दिया या हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया तो उस केस में क्या होगा? ठीक, तो अगर वहां बाई इलेक्शन नहीं हुए तब तो मामला रिवोक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि वहां बाई इलेक्शन हो गए, उसके बाद इसको खारिज किया गया, तब क्या होगा? क्योंकि वहां से भी एक आदमी चुन लिया जाएगा और यहां पर ये भी वापस से रिवोक हो जाएगा, तो क्या होगा? ये अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जो कि हम अभी आने वाले दिनों में देखेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको जो प्रकरण है वो समझ में आ चुका होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।
अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए, या फिर om.narayan@studiiq.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ये मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी है @omdivedi007, जिस पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और ये चैनल जिस पर मैं ये PDF शेयर करूंगा, ओम द्विवेदी स्टडी IQ, उस पर मैं ये PDF भी शेयर कर दूंगा। अगर आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।